तो हेलो गाइस, स्वागत है आप लोग का वापस से। आज हम लोग अपने आईडीटी डिवीजन सीए फाइनल में 26 वाली सीरीज को आगे बढ़ाएंगे। ठीक है। कल हम लोगों ने अपना ये कर लिया था, रिवर्स मतलब चार्जिंग सेक्शन, सेक्शन 9 कर लिया था हम लोगों ने कल। आज हम लोग उसी में आरसीएम का सेक्शन करेंगे। चार्जिंग सेक्शन के अंदर ही आता है ये। तो रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म आपको मैंने कल बेसिक्स बता दिया था कि क्या होता है। हम लोग रिविजन कर रहे हैं, होप सो आपको बेसिक्स पता होंगे, पर फिर भी एक बार मैं वापस से बेसिक्स थोड़ा सा बताता हूँ। चलिए, अब एक होता है रेसिपिएंट, आप सबको मालूम है, और एक होता है सप्लायर। ठीक है। सप्लायर रेसिपिएंट को क्या देता है? गुड्स, सर्विस देता है। ठीक है। और ये इसके बदले में क्या लेता है? कंसिडरेशन लेता है। ठीक है, कंसिडरेशन लेता है सप्लायर। रेसिपिएंट और सप्लायर, सप्लायर गुड्स एंड सर्विस देता है और रेसिपिएंट उसके बदले में उसको कंसिडरेशन देता है। अब सप्लायर के ऊपर जिम्मेदारी होती है कि वो गवर्नमेंट को गवर्नमेंट को जीएसटी जमा कराए। कहाँ से वो कलेक्ट करेगा? ये इसको कंसिडरेशन देगा, कंसिडरेशन के साथ साथ इसको क्या देगा? प्लस जीएसटी भी देगा। ठीक है। तो एक उसको कंसिडरेशन देगा, कंसिडरेशन के साथ साथ जीएसटी भी देगा, और वो जीएसटी इसको आगे गवर्नमेंट को जमा करानी है। ये होता है फॉरवर्ड चार्ज। इसको हम लोग सीधी सीधी भाषा में क्या बोलते हैं? एफसीएम, फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म। ठीक है। अब इसका ही उल्टा किया जाता है। चलिए मैं आपको थोड़ा सा साइड में दिखाता हूँ। तो यहाँ पे यहीं पर दिखाता हूँ, देखिए। तो क्या होता है? सप्लायर, रेसिपिएंट, इसने इसको गुड सर्विस दिया, इसने इसको बदले में दिया कंसिडरेशन। ठीक है। अब यहाँ पर क्या होगा? ये इसको कंसिडरेशन देगा पर ये इसको जीएसटी नहीं देगा। यहाँ पर क्या करेगा? ये जो जीएसटी है, जीएसटी का पैसा है, वो डायरेक्ट किसको दे देगा? वो डायरेक्ट दे देगा गवर्नमेंट को। ठीक है। तो गवर्नमेंट इस बार सप्लायर से नहीं पैसे वसूलेगी, इस बार गवर्नमेंट वसूलेगी पैसे रेसिपिएंट से। तो इसको ही सरल भाषा में बोलते हैं, इस वाले मैकेनिज्म को जहाँ पर रेसिपिएंट टैक्स जमा करेगा, इसको बोलते हैं हम लोग आरसीएन। ठीक है। तो इसको बेसिकली आरसीएन बोलते हैं। तो आप इतना समझ गए। चलिए मैं इसको कर देता हूँ। अब हम लोग आरसीएम में देखते हैं क्या क्या एंट्रीज है। ठीक है। हमारे को बेसिक्स तो पता वैसे भी होंगे, पर फिर मैंने एक बार बेसिक्स बता दिए। चलिए, तो रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। अब इसमें क्या है? पहले आपको थोड़े इंपॉर्टेंट एक्सपेक्ट बता दूं जो आपको आरसीएम चालू करने से पहले पता होनी चाहिए। तो क्या सारे जो रेसिपिएंट है वो लोकेटेड है टैक्सेबल टेरिटरी में? मतलब हम लोग ये अज्यूम करके चल रहे हैं कि जो भी वो ये आरसीएम वाली चीजें कर रहे हैं, मतलब जो भी सर्विस ले रहे दे रहे, वो सब टैक्सेबल टेरिटरी में लोकेटेड है। ठीक है। कुछ कुछ जगह पर टैक्सेबल टेरिटरी के बाहर आएगा चीजें, जो आईजीएसटी वाली चीज, आईजीएसटी एक्ट कवर करेगी। वहां पर मैं आपको बता दूंगा कि ये चीज आईजीएसटी एक्ट कवर कर रही है, आईजीएसटी का सेक्शन 5 कवर कर रहा है इसको। पर बाकी सब चीजें टैक्सेबल टेरिटरी में हो रही होंगी। ठीक है। जहां पर भी क्या जहां पर भी आरसीएम की कंडीशन जहां पर भी आरसीएम की कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती, वहां पर टैक्स किस में पे होगा? एफसीएम में पे होगा। ठीक है। जहां पर भी आरसीएम की कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होगी, वहां पर टैक्स किस में पे होगा? वहां पर टैक्स पे एफसीएम में होगा। ठीक है। अब एफसीएम में सप्लायर टैक्स पे करता है, आपको पता ही है। चलिए, और अगर वहां पर लिख दिया गया कि ये चीज एग्जेम्प्ट है तो वो एग्जेम्प्ट होगी। अब पार्टनरशिप फर्म हमेशा क्या इंक्लूड करेगा? एलएलपी को इंक्लूड करेगा पार्टनरशिप फर्म हमेशा। जो भी मैं आगे बताऊंगा पार्टनरशिप फर्म जहां भी वर्ड आएंगे, वो हमेशा इंक्लूड करेगा एलएलपी को। चलिए, अभी पहला सर्विस हम लोग देखते हैं। सर्विस सप्लाइड बाय एन इंश्योरेंस एजेंट। एक इंश्योरेंस एजेंट है, वो सर्विस दे रहा है किसी भी पर्सन को जो इंश्योरेंस बिजनेस कैरी कर रहा है, बेसिकली इंश्योरेंस बिजनेस वाली कंपनी। तो यहाँ पर क्या है? इंश्योरेंस एजेंट है, इंश्योरेंस कंपनी है, ये इसको इंश्योरेंस एजेंसी की सर्विस दे रहा है। और यहाँ पर टैक्स कौन जमा करेगा? यहाँ पर टैक्स जमा करने की जिम्मेदारी है इंश्योरेंस कंपनी की। ठीक है। ये आपको सब बहुत अच्छे से समझ में आ गया, इसमें कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है, आप देख लीजिए। दूसरा है सर्विस सप्लाइड बाय रिकवरी एजेंट टू बैंक एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इंक्लूडिंग एनबीएफसी। यहाँ पर समझाने जैसा कुछ नहीं है। रिकवरी एजेंट की सर्विस दे रहा है बैंक और फाइनेंशियल बैंक और एनबीएफसी को, तो वहाँ पर टैक्स पे करेगा, वहाँ पर एनबीएफसी करेगी। ठीक है। गवर्नमेंट बेसिकली उनको पकड़ रही है जिनके पास, जो बहुत सारे लोगों से सर्विस लेते हैं और वो अकेले हैं, मतलब वो बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है और वो बहुत सारे लोगों से सर्विस लेती है। तो गवर्नमेंट वो छोटे छोटे लोगों को पकड़ने की जगह वो बड़ी ऑर्गेनाइजेशन को पकड़ती है, तो उसको आरसीएम पे करती है। वहां पर भी देखिए आपने, बैंक बड़ी होती है, यहाँ पर इंश्योरेंस कंपनी बड़ी होती है, इंश्योरेंस एजेंट थोड़ी बड़ा होता है, तो उसको कहाँ गवर्नमेंट ढूंढेगी? इसके लिए
चलिए, अभी तीसरा सर्विस, तीसरा क्या है? इंडिविजुअल। इंडिविजुअल वर्ड पर ध्यान दीजिए। इंडिविजुअल डायरेक्ट सेलिंग एजेंट है, वो अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट पार्टनरशिप फॉर्म किसको सर्विस दे रहा है? बैंक और एनबीएफसी को सर्विस दे रहा है। मतलब क्या? मतलब ये मैंने चार्ट बनाया है, डीएसए है, डीएसए बैंक और एनबीएफसी को सर्विस दे रहा है। कौन सी सर्विस दे रहा है? डीएसए वाली सर्विस। अब डीएसए क्या होता है आपको पता होगा, रिविजन कर रहे हैं तो होप सो आपको पता होगा। डीएसए नहीं पता होगा तो मैं आपको अलग से, मतलब कमेंट कर देना, मैं आपको अलग से बता दूंगा या फिर एक वीडियो बना दूंगा डीएसए के ऊपर प्रॉपर। पर फिलहाल के लिए आपको पता होगा, मुझे पता है, ठीक है। तो जो डीएसए है, इंडिविजुअल डीएसए अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट पार्टनरशिप फॉर्म एलएलपी, वो अगर सर्विस दे रहा है बैंक या एनबीएफसी को, तो वहाँ पर टैक्स कौन पे करेगा? बैंक और एनबीएफसी पे करेगी। अगेन यहाँ पर बड़ी इंस्टीट्यूशन पर गवर्नमेंट ने ये लगाया है कि भाई आप देंगे टैक्स करें, मतलब इनको जिम्मेदारी दी हुई है। चलिए, अब आते हैं आगे की सर्विस पे। सर्विस प्रोवाइडेड बाय वे ऑफ स्पॉन्सरशिप टू एनी बॉडी कॉर्पोरेट और पार्टनरशिप फर्म, ठीक है। अब यहाँ पर एक छोटा सा अमेंडमेंट आया था जो पिछले अटेम्प्ट में आया था, अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट वर्ड जोड़ा गया था। कोई भी सप्लायर होगा अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट, वो स्पॉन्सर सर्विस दे रहा है किसी भी पार्टनरशिप फर्म या बॉडी कॉर्पोरेट को, तो उस पर टैक्स कौन पे करेगा? वहां पर टैक्स पे करेगी वो बॉडी कॉर्पोरेट या वो पार्टनरशिप फर्म जिसने वो सर्विस ली है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर कंफ्यूजन होता है, सर्विस दी किसने, सर्विस ली किसने, पैसे किसने पे किए, ठीक है। तो वहां पर आप एक छोटी सी चीज ध्यान रखना, क्या बोला है? द पर्सन हु स्पॉन्सर्ड एन इवेंट इज एन रेसिपिएंट, ठीक है। अगर क्वेश्चन में वर्ड क्या दिया हो, स्पॉन्सर सर्विस आया, ठीक है, तो सर्विस जो दे रहा है वो सप्लायर है। लेकिन अगर क्वेश्चन में लिखा है स्पॉन्सर्ड, तो जिसके जेब से पैसे गए वो रेसिपिएंट, ठीक है। आपको यहाँ पर सबसे पहले पहचानना होगा कि रेसिपिएंट कौन है, सप्लायर कौन है। स्पॉन्सर सर्विस के केस में, मोस्ट ऑफ द केसेस में आपको पता ही नहीं चलता सप्लायर कौन है, रेसिपिएंट कौन है। जिसने स्पॉन्सरशिप सर्विस दी, ठीक है, जिसने स्पॉन्सर सर्विस दी वो सप्लायर है। तो क्वेश्चन में वर्ड्स घुमाने के लिए आपको ये और ये वर्ड्स दिए रहेंगे, तो मैंने वो लिख दिया है कि आपको कब, मतलब कौन से वर्ड में क्या देखना है, ठीक है। होप सो आपको क्लियर हो गया होगा। अभी नेक्स्ट आते हैं अपन, सप्लायर सर्विस बाय एन ऑथर, म्यूजिक कंपोजर, फोटोग्राफर। चलिए मैं इसको आपको चार्ट से समझाता हूँ, ज़्यादा बेटर रहेगा। अभी देखिए, ऑथर है, म्यूजिक कंपोजर है और फोटोग्राफर या आर्टिस्ट है, ठीक है। उसने पब्लिशर को, म्यूजिक कंपनी को और प्रोड्यूसर को क्या ट्रांसफर किए? ट्रांसफर किए कॉपीराइट 1957, और ये इसके बदले में क्या देगा? इसको रॉयल्टी देगा, ठीक है। पब्लिशर ऑथर को इसके बदले में रॉयल्टी देगा। तो यहाँ पर पे कौन करेगा? जो पब्लिशर है वो आरसीएम पे टैक्स पे करेगा, ठीक है। अभी यहाँ पर एक ऑप्शन है ऑथर के पास, ठीक है। क्या ऑप्शन है ऑथर के पास? ऑथर ऑप्ट कर सकता है एफसीएम, लेकिन उसको ऑप्ट करने से पहले रजिस्टर होना पड़ेगा एक्ट के अंदर, और वो रिक्वेस्ट कर सकता है अपने जुडिशियल ऑफिसर को कि भाई मैं एफसीएम में टैक्स काटूंगा, ठीक है। ये ऑप्शन सिर्फ ऑथर के पास है, ठीक है। चलिए, अब आते हैं आगे की एंट्री में, सप्लाई ऑफ सर्विसेज बाय जीटी। अभी जीटीए में एक रिसेंटली अमेंडमेंट आया है जो May 26 के लिए एप्लीकेबल है, पर वो मैं अमेंडमेंट वीडियो में कवर कर दूंगा, आपको बता दूंगा। वो रेट का छोटा सा फर्क है, बाकी कुछ नहीं, बाकी पूरी चीजें सेम है। तो देखिए, जीटीए, जीटीए क्या होता है? जीटीए वो होता है जो सर्विस प्रोवाइड करता है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स बाय रोड और इशू करता है कंसाइनमेंट, ठीक है। तो जीटीए गुड ट्रांसपोर्टिंग एजेंट किसको बोलते हैं? जो कि ट्रांसपोर्ट करता है गुड्स को बाय रोड और इशू करता है कंसाइनमेंट में, ठीक है। और रेसिपिएंट, वो कोई भी रेसिपिएंट हो सकता है जो लाइबल टू पे टैक्स हो, ठीक है। अब रेसिपिएंट में आपको आगे बताऊंगा कौन कौन इसमें एग्जाम्प्ट है, क्या क्या है। पर फिलहाल आपने देख लिया, जीटीए किसी रेसिपिएंट को सप्लाई कर रहा है गुड्स ट्रांसपोर्टेशन की सर्विसेज, ठीक है। अभी देखिए, यहाँ पर दो होते हैं ऑप्शन। एक होता है 5% वाला, जीटीए ऑप्ट कर सकता है 5% के रेट पे, तो वहां पर वो क्या बोलते हैं, आरसीएम में टैक्स पे करेगा, मतलब वो टैक्स पे नहीं करेगा, जो उसका रेसिपिएंट है वो टैक्स पे करेगा। तो अगर जीटीए ऑप्ट करता है 5% वाला रेट और रजिस्टर्ड रेसिपिएंट है, ठीक है, यहाँ पर दो रेसिपिएंट हो सकते हैं, या तो रजिस्टर्ड हो या तो वो अनरजिस्टर्ड हो। अब रजिस्टर्ड रेसिपिएंट है तो हमेशा टैक्स पे करेगा आरसीएम में। अगर इसमें भी एक्सेप्शन है, ये लोग भले से रजिस्टर्ड हो, जो कि सिर्फ टीडीएस काटने के लिए रजिस्टर्ड हुआ सेक्शन 51 में, उसके ऊपर आरसीएम एप्लीकेबल नहीं होगा, ठीक है। ठीक है, अब आते हैं अनरजिस्टर्ड पे। अनरजिस्टर्ड में भी दो केसेस होंगे, एक तो इंडिविजुअल एचयूएफ कैजुअल टैक्सेबल पर्सन होंगे, ठीक है। अगर ये लोग अनरजिस्टर्ड है तो ये लोग एग्जेम्प्ट होंगे। एग्जेम्पशन चैप्टर का मतलब इसके बाद हम लोग एग्जेम्पशन चैप्टर ही करेंगे, तो वहां पर भी देखेंगे, पर ये फिलहाल देखिए ये सर्विस एग्जेम्प्ट होगी, ठीक है। अब यहाँ पर फैक्ट्रीज रजिस्टर अंडर फैक्ट्री एक्ट 1948, ये कुछ स्पेसिफाइड पर्सन है जिनकी लिस्ट दी हुई है, या फिर एक बार मैं बता देता हूँ। फैक्ट्रीज है जो फैक्ट्रीज एक्ट 1948 में रजिस्टर्ड है, सोसाइटीज है सोसाइटी एक्ट में रजिस्टर्ड है, कोऑपरेटिव सोसाइटी है जो
किसी भी लॉ में रजिस्टर्ड है, बॉडी कॉर्पोरेट है जो किसी लॉ में रजिस्टर्ड है, और पार्टनरशिप फर्म है, वो भले से रजिस्टर्ड हो ना रजिस्टर्ड हो कोई फर्क नहीं पड़ता, उसमें एओपी भी आ जाता है। अगर ये लोग को सर्विस दिया जीटीए ने, तो इन लोग को पहले क्या करना पड़ेगा, इन लोग को पहले रजिस्टर लेना पड़ेगा, कंपलसरी रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा 24 के अंदर सेक्शन, और फिर इनको टैक्स पे करना पड़ेगा आरसीएम के अंदर। ठीक है, चलिए। अब जीएसटी के पास एक ऑप्शन है कि जीएसटी 5% वाला रेट ऑप्ट कर सकता है और वो एफसीएम में ही टैक्स पे करेगा, लेकिन उसको आरटीसी नहीं मिलेगा पीछे से। ठीक है, अभी एक जीटी के पास 3 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन तो है भाई कि वो लेगा और 5% पे टैक्स पे करवाएगा। 5% पे टैक्स कौन पे करेगा, रजिस्टर्ड पर्सन अगर रहेगा तो रजिस्टर्ड पर्सन पे कर देगा, लेकिन इसमें एक एक्सेप्शन है कि अगर वो सेक्शन 51 में रजिस्टर्ड हुआ है टीडीएस काटने के लिए, तो वो नहीं करेगा। और दूसरा अनरजिस्टर्ड पर्सन है, अनरजिस्टर्ड पर्सन में 3 लोग को एग्जाम्पशन मिली है, इंडिविजुअल, एचयूएफ, कैजुअल टैक्सेबल पर्सन, वो लोग एग्जाम्प्ट है। और दूसरा ये जो स्पेसिफाइड पर्सन है, फैक्ट्री, सोसाइटीज, कोऑपरेटिव सोसाइटी, बॉडी कॉर्पोरेट, पार्टनरशिप हो, पहले से रजिस्टर हो ना रजिस्टर हो, यूपी को लेके, तो उन लोग को पहले क्या रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा सेक्शन 24 में, और वो लोग टैक्स पे करेंगे आरसीएम के अंदर बाद में। ठीक है, अब दूसरा ऑप्शन है जीटीए के पास कि जीटीए ऑप्ट कर सकता है 5% पे वो टैक्स पे करे, लेकिन चार्ज करे 5% और आईटीसी ना ले, ये दूसरा ऑप्शन है। अब जीटीए के पास एक तीसरा ऑप्शन है, उसको अगर आईटीसी भी चाहिए तो वो क्या करेगा, अगर उसको आईटीसी चाहिए तो जीटीए को 12% का टैक्स रेट चार्ज करना पड़ेगा। ठीक है, जीटीए सर्विस देगा रेसिपिएंट को, रेसिपिएंट से वो 12% का टैक्स चार्ज करेगा एफसीएम के अंदर। ठीक है, और वो आईटीसी भी ले लेगा, लेकिन यहाँ पर भी कुछ एक्सेप्शन है, इन लोग से वो चार्ज नहीं कर सकता। कौन, अनरजिस्टर्ड पर्सन, अनरजिस्टर्ड इंडिविजुअल, एचयूएफ और कैजुअल टैक्सेबल पर्सन, ये लोग से, और पर्सन जो टीडीएस के लिए, ये दोनों क्या है, ये दोनों एग्जाम्प्ट है। ठीक है, ये एग्जाम्पशन चैप्टर में हम लोग देख लेंगे। चलिए अब आते हैं सिक्योरिटी सर्विसेज। तो सिक्योरिटी सर्विसेज क्या है, कोई भी पर्सन अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट को छोड़ के कोई भी पर्सन, अगर सिक्योरिटी पर्सोनेल, यहाँ पर क्या लिखा है, सिक्योरिटी पर्सोनेल, मतलब बॉडी गार्ड अपॉइंट करवा देता है, वो सब करवा देता है। तो बॉडी गार्ड अपॉइंट करवाता है वो बंदा, कोई भी पर्सोनेल बॉडी कॉर्पोरेट को छोड़ के अगर बॉडी गार्ड वाली चीजें अपॉइंट करवाता है, तो वो सर्विस किसको देगा, एनी पर्सन रजिस्टर्ड अदर देन, अब देखिए इसमें कॉम्पिटिशन टैक्स पेयर है, पर्सन रजिस्टर्ड फॉर डिडक्टिंग टीडीएस है अंडर सेक्शन 51। इन दोनों को क्या कर दिया, इन दोनों को हटा दिया है, मतलब इन दोनों को दिया सर्विस तो इन दोनों के लिए एग्जाम्प्ट हो जाएगा वो। ठीक है, मतलब वहां पर एफसीएम लगेगा या एग्जाम्प्ट हो जाएगी, वो हम लोग एग्जाम्पशन में देखेंगे, एग्जाम्पशन में कुछ एग्जाम्पशन है नहीं, इन दोनों को यहाँ पर एफसीएम ही लगाएगा ये। लेकिन अगर और दूसरे रजिस्टर्ड पर्सन है, और दूसरे रजिस्टर्ड पर्सन है, तो वहां पर क्या लगेगा, जीएसटी आरसीएम में लगेगा। ठीक है, रिस्पेक्टिव सर्विसेज अच्छे से देख लीजिए। अब मैं आपको एक एग्जाम्पल देके समझाता हूँ। यहाँ पर मान लीजिए एग्जाम्पल, चलिए यहाँ पर है अपना शेरा, शेरा लिमिटेड, तो सिक्योरिटी पर्सनल का सर्विस दे रहा है सलमान भाई को। ठीक है, शेरा लिमिटेड है मतलब बॉडी कॉर्पोरेट है, तो यहाँ पर लगेगा क्या, एफसीएम। अगर वही शेरा, हाँ सलमान भाई रजिस्टर्ड है। ठीक है, यहाँ पर शेरा दे रहा है सलमान भाई को, सलमान भाई अनरजिस्टर्ड है, और शेरा क्या है, शेरा है फॉर्म। तो यहाँ पर क्या लगेगा, यहाँ पर अनरजिस्टर्ड है, अनरजिस्टर्ड है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा अपना एफ सी एम। ठीक है, अगर ये फॉर्म रजिस्टर्ड है तो ये टैक्स पे कर देगा, अनरजिस्टर्ड है तो वैसे भी टैक्स लगता नहीं है किसी के ऊपर, टैक्स हम लोग रजिस्टर्ड पर्सन से ही लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर एफसीएम लगेगा। अब वही चलिए मान लीजिए यहाँ पर ये रजिस्टर्ड होता, अनरजिस्टर्ड की जगह अगर ये रजिस्टर्ड होता, तो यहाँ पर एफसीएम नहीं लगता, फिर यहाँ पर लगता आरसीएम। क्या, होप सो आप समझ गए होंगे कि क्या है, क्या मेरा मतलब है कहने का। तो कोई भी पर्सन है, कोई भी पर्सन है अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट, कोई भी पर्सन है अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट, वो सिक्योरिटी पर्सनल की सर्विस दे रहा है, किसको दे रहा है, किसी भी रजिस्टर्ड पर्सन को, और रजिस्टर्ड पर्सन में ये 2 पर्सन को छोड़ के कॉम्पोजिशन टैक्स पेयर और जो फिर टीडीएस डिडक्ट करने के लिए रजिस्टर्ड हुए हैं उनको छोड़ के, तो वो लोग क्या करेंगे, आरसीएम में टैक्स पे करेंगे, नहीं तो एफसीएम में टैक्स लगेगा। ठीक है, चलिए अब आगे चलते हैं। आगे है रेंटिंग ऑफ रेसिडेंशियल ड्वेलिंग फॉर रेसिडेंशियल यूज। ठीक है, अभी देखिए एक लैंडलॉर्ड है, लैंडलॉर्ड वही जो अपना घर किराए पे देता है, जगह किराए पे देता है, वो क्या कर रहा है, रेंटिंग कर रहा है रेसिडेंशियल ड्वेलिंग, रेसिडेंशियल ड्वेलिंग मतलब रहने वाला घर, फॉर रेसिडेंशियल यूज या कमर्शियल यूज, किसी भी रजिस्टर्ड पर्सन को। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए कुछ एग्जाम्पशन वाले पॉइंट्स भी है।
यहाँ पर तो पहले आरसीएम ही लगता था डायरेक्ट डायरेक्ट, पर यहाँ पर कुछ एग्जाम्पशन वाले पॉइंट आ गए। अगर एबव सिनेरियो में सप्लाइड किया रजिस्टर्ड पर्सन को, जो कि एक इंडिविजुअल है और यूज कर रहा है उसको पर्सनल यूज के लिए, मतलब अपने खुद रहने के लिए, ठीक है। मान लीजिए कोई लैंडलॉर्ड है, वो किसी रजिस्टर्ड पर्सन को ये दे रहा है, अपना घर, रेसिडेंशियल हाउस रहने के लिए दे रहा है, और वो खुद अपने पर्सनल यूज के लिए यूज कर रहा है उसको। वो किसी अपने मतलब इसके लिए कॉमर्शियल पर्पस के लिए यूज नहीं कर रहा है, वो रेसिडेंशियल पर्पस के लिए यूज कर रहा है उसको। तो अगर वो रेसिडेंशियल पर्पस के लिए यूज कर रहा है उस घर को, तो वहां पर वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा एग्जाम, ठीक है। इफ अबव सर्विसेज सप्लाइड टू अनरजिस्टर्ड पर्सन, अगर अनरजिस्टर्ड, यहाँ पर रजिस्टर्ड पर्सन लिखा है ना, रजिस्टर्ड रेसिपिएंट, अगर वो अनरजिस्टर्ड रेसिपिएंट को किया तो भी वो सर्विस क्या हो जाएगा, एग्जाम हो जाएगा, ठीक है। अगर देयर इज रेंटिंग ऑफ कमर्शियल प्रीमाइसेस टू एनी पर्सन, कमर्शियल प्रीमाइसेस किसी को भी दिया तो, किसी को भी दिया तो क्या, तो भी यहाँ पर आ जाएगा। देखिए इसमें अमेंडमेंट आया था, क्या आया था, अगर अनरजिस्टर्ड पर्सन ने रेंट किया है कमर्शियल प्रॉपर्टी किसी भी रजिस्टर्ड रेसिपिएंट को, तो वहां पर क्या आ जाएगा, आरसीएम आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर एनी पर्सन की जगह लिख लीजिए ये रेसिडेंस रेसिपिएंट, ठीक है। आप होप से पॉइंट समझ गए होंगे। मतलब यहाँ पर एक सीधी सी बात है, अगर रेसिपिएंट है, सप्लायर है, सप्लायर ने इसको दिया अपना रेसिडेंट प्रॉपर्टी और उसने उसको रेसिडेंस के लिए ही यूज किया है, पर्सनल पर्पस के लिए, पर्सनल पर्पस के लिए यूज किया है उसको अगर, तो उस पर कोई भी टैक्स नहीं लगेगा, वो हो जाएगा एग्जेम्प्ट, ठीक है। इतनी सी बात थी बस। अब यहाँ पर आते हैं सर्विसेज प्रोवाइड बाय बिजनेस फैसिलिटेटर टू अ बैंकिंग कंपनी, ठीक है। अभी होप सो आपको बिजनेस फैसिलिटेटर पता होगा, बैंकिंग कंपनी पता होगी और बिजनेस करस्पॉन्डेंट पता होगा। मैं यहाँ पर एक छोटा सा आपको चीज़ बताता हूँ। देखिए अभी यहाँ पर मैं बिजनेस फैसिलिटेटर को बीएफ बोलूंगा, ठीक है, और बिजनेस करस्पॉन्डेंट को बीसी बोला जाएगा, ठीक है। अभी क्या होता है आपको पता है, एजेंट है, बैंक होती है, ठीक है। एजेंट और बैंक के बीच में एक होता है, या तो बिजनेस करस्पॉन्डेंट हो जाएगा या तो बिजनेस फैसिलिटेटर हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या होता है, अगर एजेंट बिजनेस फैसिलिटेटर को, मतलब एजेंट किसको सर्विस देता है, बिजनेस फैसिलिटेटर बिजनेस को, और ये किसको देते हैं, बैंक को सर्विस देते हैं इन लोग, ठीक है। तो यहाँ पर अब केस देखिए आपको मैं बताता हूँ। यहाँ पर हमेशा याद रखना, ये बी एफ है वो छोटा भाई है, बी सी है वो बड़ा भाई है, हमेशा जिम्मेदारी किस पे होगी, बड़े भाई पे होगी, ठीक है। अब देखिए एजेंट ने सप्लाई किया, एजेंट ने सर्विस दी बी एफ को, मतलब बिजनेस फैसिलिटेटर को, तो वहाँ पर कौन टैक्स पे करेगा, एजेंट, छोटा भाई है बच गया, ठीक है। बी एफ ने बैंक को दी, तो यहाँ पर बैंक आरसीएम में टैक्स पे करेगा। अब यहीं पे बड़े भाई की बात करते हैं, एजेंट ने बड़े भाई को सर्विस दी, टैक्स कौन पे करेगा, बड़ा भाई। बड़े भाई ने बैंक को सर्विस दी, टैक्स कौन पे करेगा, बड़ा भाई, ठीक है। उस तरह से आप याद कर सकते हैं, ये याद करने का ट्रिक था। अभी देखिए यहाँ पर अगर सब ट्रांजेक्शन रूरल एरिया में हो रहा है तो पूरा चेन हो जाएगा क्या, एग्जेम्प्ट, ठीक है। अगर अर्बन एरिया में हो रहा है तो पूरा चेन टैक्सेबल, ठीक है। रूरल एरिया में तो एग्जेम्प्ट ही है। चलिए आगे आते हैं, सप्लाई ऑफ सर्विसेज बाय मेंबर ऑफ ओवरसीइंग कमिटी टू आरबीआई। अभी आरबीआई में आरबीआई टैक्स पे करेगी, ओवरसीइंग कमेटी सर्विस देती है आरबीआई को, तो आरबीआई में हर में टैक्स पे करती है, वो छोटा सा पॉइंट था। अब इसमें देखिए रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर, मोटर व्हीकल पैसेंजर ट्रांसपोर्ट के लिए सर्विस दे रहे हैं, तो कोई भी पर्सन अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट, यहाँ पे 5 कंडीशन पूरी होनी चाहिए। पहला कंडीशन क्या, कोई पर्सन होना चाहिए अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट होना चाहिए, ठीक है। दूसरा कंडीशन किसको सर्विस दे रहा है, बॉडी कॉर्पोरेट को सर्विस दे रहा है। तीसरा कंडीशन कंसिडरेशन में कॉस्ट ऑफ फ्यूल इंक्लूड होना चाहिए। चौथा कंडीशन जीएसटी वो चार्ज करना चाहिए 5% पे, जीएसटी 5% वाला वो ऑप्ट करना चाहिए। और पांचवा कंडीशन क्या है, रेंटिंग ऑफ क्या होना चाहिए, मोटर व्हीकल फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर, पैसेंजर ट्रांसपोर्ट के लिए ही मोटर व्हीकल को रेंट पे देना चाहिए। अगर ये 5 कंडीशन फुलफिल होते हैं तो यहाँ पर जो बॉडी कॉर्पोरेट है वो आरसीएम में टैक्स पे करेगी। अगर इसमें से 5 में से एक भी कंडीशन अगर फुलफिल नहीं होती, इफ 5 कंडीशन आर फुलफिल्ड देन टैक्स शैल बी डिडक्टेड एट आरसीएम, अगर एक भी कंडीशन फुलफिल नहीं होती तो टैक्स किस पे लग जाएगा, एफसीएम पे लग जाएगा, ठीक है। और वहां पर आईटीसी भी अलाउ नहीं होगी, ठीक है। लेकिन उसको अगर आईटीसी चाहिए, उसको टैक्स किस पे लगाना पड़ेगा, 12% पे, ठीक है। टैक्स शैल बी पेएबल एज पर एफसीएम, एंड in this case it can avail ITC of all import services and capital goods। इस केस में वो क्या कर सकता है, सारे उसका वो ले सकता है, ठीक है। अब यहाँ पर एक चीज का आईटीसी मिलेगा उसको, यहाँ पर अगर वो 5% वाला भी कर रहा है तो वहाँ पर एक चीज का आईटीसी मिलेगा, ठीक है। और वो एक चीज का आईटीसी क्या मिलेगा, ये देखिए, रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल सर्विस,
रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल सर्विस, अगर वो सामने से रेंटिंग मोटर व्हीकल सर्विस ले रहा है और सामने किसी और को दे रहा है रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल सर्विस, तो उसको वहाँ पर आईटीसी मिल जाएगा। पर अगर वो 12% ले रहा है तो उसको हर चीज़ का आईटीसी मिल जाएगा। चलिए आगे आते हैं। अभी लैंड ओनर है, लैंड ओनर ने प्रमोटर बिल्डर को क्या दिया है, क्या दिया, डेवलपमेंट राइट दे दिया है, ठीक है, एफएसआई दे दिया है या डेवलपमेंट राइट दे दिया है, तो वहाँ पर कौन पे करेगा, बिल्डर या प्रमोटर है, वो टैक्स पे करेंगे, ठीक है। अभी लैंड ओनर है, प्रमोटर बिल्डर है, ठीक है, इसने लॉन्ग टर्म लीज दिया 30 साल से ज़्यादा वाली, तो वहाँ पर टैक्स कौन पे करेगा, आरसीएम में पे करेगा प्रमोटर बिल्डर। आगे आते हैं, लेंडर है, बोरोवर है, ठीक है, यहाँ पर सिक्योरिटी सर्विस की लेंडिंग, मतलब अभी सिक्योरिटी सर्विस को लेंड किया हुआ है और उसके बदले में बोरोवर ने कंसिडरेशन दिया है लेंडर को और लेंडिंग फीस लिया है लेंडर से। अब ये फीस जो लेंडिंग फीस है इस पर जीएसटी लगेगा और इस पर जीएसटी कौन पे करेगा, बोरोवर पे करेगा। चलिए अब आगे आते हैं। अब आगे आते हैं, ये सर्विस सप्लाइड बाय इंडिविजुअल एडवोकेट, सीनियर एडवोकेट और फॉर्म ऑफ एडवोकेट। अब इसमें एक आर्बिटर ट्रिब्यूनल है, आर्बिटर ट्रिब्यूनल है। अभी आर्बिटर ट्रिब्यूनल, इसमें 3 केसेस है, देखिए, एक बिजनेस एंटिटी है सीजीएस जीयूटीएलए और नॉन बिजनेस एंटिटी, ठीक है। अभी सीजीएस जीयूटीएलए जीए जीई, सीजी सेंट्रल गवर्नमेंट, एसजी स्टेट गवर्नमेंट, यूटी यूनियन टेरिटरी, एल लोकल अथॉरिटी, जीई गवर्नमेंट एंटिटी और जीए गवर्नमेंट अथॉरिटी, उनको सर्विस दे रहा है या फिर नॉन बिजनेस एंटिटी को सर्विस दे रहा है, तो वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा एग्जाम, ठीक है। बिजनेस एंटिटी को सर्विस दे रहा है, अगर उसका टर्नओवर रजिस्ट्रेशन के लिमिट को एग्जिट कर रहा है, नहीं कर रहा है एग्जिट, तो फिर वो क्या हो जाएगा, एग्जाम। अगर उसका टर्नओवर एग्जिट कर रहा है रजिस्ट्रेशन के लिमिट को, तो वहाँ पर आरसीएम में टैक्स आएगा, ठीक है। मतलब सीधी सीधी बात, अगर रजिस्टर वाले को बंदे को दे रहा है तो आरसीएम लगेगा, और रजिस्टर वाले बंदे को नहीं दे रहा और इन लोग को भी, तो फिर एग्जाम्प्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब आते हैं इंडिविजुअल एडवोकेट, पार्टनरशिप फॉर्म ऑफ एडवोकेट, ये लोग का भी सेम है, बिजनेस एंटिटी को दिया सीजीएस जीओटीएल वाला एडवोकेट। अब इसमें देखिए एक और को एग्जाम कर दिया, अगर वो अपनी बिरादरी को, मतलब इंडिविजुअल एडवोकेट अपनी ही बिरादरी को, एडवोकेट या पार्टनरशिप एडवोकेट को सर्विस दे रहा है, तो भी वो एग्जाम्प्ट हो जाएगा, भले से वो रजिस्टर हो ना रजिस्टर हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। नॉन बिजनेस एंटिटी को दिया तो सेम एग्जाम्प्ट हो जाएगा, मतलब सेम लगेगा। बिजनेस एंटिटी वाला भी सेम रूल, कि उसका रजिस्ट्रेशन टर्म लिमिट ज़्यादा हुआ तो, ठीक है। और सीनियर एडवोकेट का जो था वो सेम टू सेम इसके जैसा ही, आर्बिट्रेट ट्रिब्यूनल जैसा बिजनेस एंटिटी को दिया, एग्रीगेट टर्नओवर एक्सीड नहीं करता तो एग्जाम्प्ट, एग्जिट करता है तो आरसीएम लग जाएगा, सीजीएस जीयूटीएलए और नॉन गवर्नमेंट एंटिटी को दिया तो एग्जाम्प्ट, ठीक है। सेम टू सेम था। चलिए अब आगे चलते हैं। सर्विसेज सप्लाइड बाय डायरेक्टर टू बॉडी कॉर्पोरेट ऑफ द टू द सेट बॉडी कॉर्पोरेट, ठीक है। अभी किसी बॉडी कॉर्पोरेट का डायरेक्टर है, वो उसी बॉडी कॉर्पोरेट को सर्विस दे रहा है, ठीक है। अगर डायरेक्टर क्या दे रहा है, कंसल्टेंसी सर्विस दे रहा है प्रोफेशनल कैपेसिटी में, जहाँ पर टीडीएस कटता है 194 जे में, ठीक है, 194 जे में टीडीएस कटता है, तो वहाँ पर टैक्स कौन पे करेगा, बॉडी कॉर्पोरेट पे करेगी। चलिए अब इसमें एक अमेंडमेंट था, अगर वो सर्विस डायरेक्टर दे रहा है अपनी पर्सनल कैपेसिटी में, ठीक है, तो वहाँ पर आरसीएम जो है वो एप्लीकेबल नहीं होगा, वहाँ पर क्या एप्लीकेबल होगा, एफसीएम, वहाँ पर डायरेक्टर पैसे, मतलब डायरेक्टर जीएसटी पे करेगा, ठीक है। अबे देखिए, एक ये 5(3) है, 5(3) क्या है, अभी ये नॉन टैक्सेबल टेरिटरी में आ गया अपन, पर मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि अपन जो भी पढ़ेंगे टैक्सेबल टेरिटरी का पढ़ेंगे, पर फिलहाल इसमें नॉन टैक्सेबल टेरिटरी की बात की गई है, ठीक है। सेक्शन 5(3) और 5 जीएसटी एक्ट बता रहे हैं, कोई भी पर्सन जो नॉन टैक्सेबल टेरिटरी में वो सर्विस दे रहा है किसी भी पर्सन को टैक्सेबल टेरिटरी वाले, अदर देन नॉन टैक्सेबल ऑनलाइन रेसिपेंट, मतलब ओआईडीआर वाली सर्विस, ठीक है। ओआईडीआर वाली सर्विस का तो आपको पता है, नेटफ्लिक्स वगैरह का, वहाँ पर यही टैक्स पे करता है, लेकिन अगर वो ओआईडीआर वाले सर्विस छोड़ के, मतलब नॉन रेसिडेंशियल टैक्सेबल पर्सन को छोड़ के किसी को सर्विस दे रहा है, किसी रजिस्टर्ड बंदर को, ठीक है, तो वहाँ पर टैक्स कौन पे करेगा, ये अपना जो पर्सन सर्विस ले रहा है उससे, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। गुड्स के केस में आरसीएम, गुड्स के केस में आरसीएम क्या है, अब इसमें कुछ एंट्रीज है वो पढ़ लीजिए। फिलहाल एग्रीकल्चरिस्ट ने किसी भी रजिस्टर्ड पर्सन को कैशियो नट दिया जो पेड़ नहीं था, टोबैको लीफ दिया, बीड़ी अनरेप लीफ दिया, या फिर रॉ कॉटन दिया, तो फिर टैक्स कौन पे करेगा, रजिस्टर्ड पर्सन। अगर रजिस्टर्ड पर्सन ने रजिस्टर्ड पर्सन को क्या दिया, पीएसएलसी सर्टिफिकेट। पीएसएलसी सर्टिफिकेट क्या होता है आपको पता होगा, नहीं पता होगा तो मुझे कमेंट में बता देना, मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। किसी भी रजिस्टर्ड पर्सन ने रजिस्टर्ड पर्सन को अगर पीएसएलसी सर्टिफिकेट दिया, तो जिसने सर्विस रिसीव की है, पीएसएल सर्टिफिकेट रिसीव किया, जिसने कंसिडरेशन दिया है, वही गवर्नमेंट को टैक्स पे करेगा। चलिए सीजी, यहाँ पर रेलवे को छोड़ के सीजीएसजीयूटीएलए ने अगर यूज सीज व्हीकल जो कॉन्फिस्केट किया था, ओल्ड यूज्ड गुड या वेस्ट का, किसी रजिस्टर्ड पर्सन को दिया, तो वहां पर कौन टैक्स पे करेगा, रजिस्टर्ड पर्सन टैक्स पे करेगा, ठीक है। सीजीएसटीयूटीएलए ने लॉटरी सप्लाई किया है,
लॉटरी डिस्ट्रीब्यूटर या फिर सेलिंग एजेंट को, तो वहाँ पर टैक्स कौन पे करेगा? लॉटरी डिस्ट्रीब्यूटर और सेलिंग एजेंट पे करेगा, ठीक है। यहाँ पर सीजी नहीं आता है, यहाँ पर एसजी यूटीएलए होता है। सीजी कभी भी लॉटरी सप्लाई नहीं करता है, इसके लिए एसजी यूटीएलए लिखा हुआ है। चलिए, एनी पर्सन हु मैन्युफैक्चर सिल्क यार्न फ्रॉम रॉ सिल्क, सिल्कवुड कोकून, ठीक है, जो सिल्क यार्न बनाते हैं बेसिकली, उसने अगर किसी रजिस्टर्ड पर्सन को ना सिल्क यार्न बेचा है, तो वहाँ पर टैक्स कौन पे करेगा? रजिस्टर्ड पर्सन पे करेगा आरसीएम के अंदर, ठीक है। कोई भी रजिस्टर्ड पर्सन सप्लाई क्या कर रहा है? एसेंशियल ऑयल। एसेंशियल ऑयल में क्या आता है? पेपरमिंट, स्पेयरमिंट, वाटरमिंट, हॉर्समिंट, बेगरमिंट और मेथा मेथा एडवेसिस, ठीक है। ये सर्विस मतलब ये वाले ऑयल्स दिए हैं किसी भी रजिस्टर्ड पर्सन को, तो वहाँ पर रजिस्टर्ड पर्सन पे करेगा आरसीएम के अंदर टैक्स, ठीक है। चलिए, अब इसमें एक और आया था, जो अनरजिस्टर्ड पर्सन है, अगर वो रजिस्टर्ड रेसिपिएंट को मेटल स्क्रैप्स बेचता है, तो वहाँ पर रजिस्टर्ड रेसिपिएंट क्या करेगा? आरसीएम के अंदर टैक्स पे करेगा, ठीक है। इसी के साथ हमारा आरसीएम चैप्टर खत्म हो जाता है। आरसीएम बेसिकली चैप्टर नहीं था, तो चार्जिंग सेक्शन का पार्ट था। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है, वीडियो में मज़ा आ रहा है, तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। मैं पूरी सीरीज़ लाऊंगा इसी में। और आपको ये नोट्स चाहिए तो मैं नोट्स डाल दूंगा अपने टेलीग्राम चैनल पे, तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर दीजिए, आपको वहाँ से नोट्स मिल जाएंगे। चलिए, थैंक यू।